नमस्ते। आप सबको IHSC क्लासेस में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जेरेमी बेंथम। हम इसमें उनके आइडियोलॉजी, उनके लाइफ और उनके क्रिटिसिज्म के बारे में समझेंगे। उनका जो टाइमिंग है वो है 1748 टू 1832। हमारे IHSC क्लासेस के जो दूसरे वीडियोस हैं उसमें मैंने इनके पहले जो थिंकर्स थे उनके बारे में बताया है। एक्चुअली जेरेमी बेंथम क्लासिकल लिबरल है जो स्टेट को सबसे कम पावर देने की बात करता है और सिटीज़न को बहुत ज़्यादा लिबर्टी देने की बात करता है। मैंने मेरे पहले वीडियोस में हॉब्स, लॉक और रूसो के बारे में बताया है जो क्लासिकल लिबरल्स माना जाते हैं, और जेरेमी बेंथम लिबरलिज्म में एक नया थॉट लेके आए थे जिनको हम यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। लेकिन वो जानने के पहले ये समझ लेते हैं कि उनके लाइफ कैसे थे और कैसे उनके जो आइडियाज़ हैं वो डेवलप हुए। वो लंदन में एक बहुत ही रिच फैमिली में जन्म लिए थे। उनके फादर एडवोकेट थे, बहुत ही फेमस एडवोकेट थे, और वो बचपन से ही बहुत ही विस्मय बालक की तरह अपना काम दिखा रहे थे। चाइल्ड प्रोडिजी थे। जैसे जब 3 साल की उम्र था वो तब हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ लिए थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन के जो सबसे कड़े लेसन है वो सीख के वायलिन बजाना सीख गए थे, और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना बैचलर्स ख़त्म कर लिए थे, और 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना मास्टर्स ख़त्म कर लिए थे। तो उनके फादर ने ये सोचा कि वो भी फादर की तरह लॉ प्रैक्टिस करेंगे। अब लॉ प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसी को आप याद करके उसी से आप केस लड़ते हो बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए, राइट? या फिर आप पार्लियामेंट में पार्ट लेते हो एज ए पार्लियामेंटेरियन। लेकिन वो जब स्टूडेंट थे तो सर विलियम ब्लैकस्टोन का एक लेक्चर सुन लिए थे। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे लॉ था इंग्लैंड में उसके बारे में वो ख़राब सोचने लगे थे। वो सोचने लगे थे कि उनको चेंज करना चाहिए और एक सही समाज, लिबरल समाज को इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये ठान लिया कि वो लॉ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरा लाइफ जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसको क्रिटिसाइज़ करके और कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए उसी को सजेशन देंगे। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी सारे किताबें लिखे। उनके बहुत सारे फेमस किताबें जैसे ए फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन एसेट्रा एसेट्रा। इनमें से बहुत सारे अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उनके आइडियोलॉजी, वो एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन से पढ़ाया जाएगा। उनको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है क्योंकि लिबरल जो आइडियोलॉजी थे उसमें उन्होंने एक नया आइडियोलॉजी लाया जिसको अब सब ब्रांच बोल सकते हैं, वो है यूटिलिटेरियनिज्म। अब यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म का जो मेन शब्द है उसमें आप देखिए कि यूटिलिटी शब्द आ रहा है, राइट? तो जो मतवाद यूटिलिटी की बात करता है, यूटिलिटी को बेस्ट पॉसिबल एंड एंड मीन कहते हैं, उसी को हम यूटिलिटेरियनिज्म कह सकते हैं। यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी जो सामान है उसका जो पोर्शन आपको बेनिफिट या एडवांटेज या गुड और हैप्पीनेस देगा वो, ठीक है? जैसे मानिए फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया और आपने एक
ड्रेस मंगवाया, ठीक है। तो जब आपके पास वो पैकेट पहुंचेगा तो उस पैकेट में बहुत सारा चीज़ें रहेगा, जैसे पैकेजिंग रहेगा, उसका लेवल रहेगा, उसका प्राइस टैग रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगा। वो क्या आपका यूटिलिटी का काम है? नहीं है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपको वो ड्रेस चाहिए था, राइट। या फिर जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पोटैटो चिप्स का जो पैकेट हम खरीदते हैं, बहुत बड़ा एक पैकेट खरीदते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअल चिप्स जो है वो बहुत कम रहता है। तो दैट मीन्स आप जो भी चीज़ों को देख रहे हैं उसमें से आपको वही चीज़ लेना है जिसमें आपका यूटिलिटी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई काम ऐसा करना है जिसका आपका डायरेक्ट उसमें यूटिलिटी नहीं है, तो यूटिलिटेरियन कहते हैं कि वो फिर आपका यूटिलिटी का सामान नहीं है, ठीक है। तो फिर हम ये कैसे समझेंगे कोई कौन सा चीज़ हमारे लिए यूटिलिटी है और कौन सा चीज़ यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए बेंथम ने दो शब्द का प्रयोग किया था, एक है पेन और एक है प्लेजर, ठीक है। ये जो उनका मतवाद है वो एक्चुअली ये कहा जाता है कि हेडोनिज्म से आया हुआ है। हेडोनिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्लेजर, ठीक है। तो हेडोनिज्म में ये कहा जाता है कि प्लेजर और पेन सिर्फ आप हमको काम करने के लिए मोटिवेट करता है, मतलब हमारा जो जीने का मकसद है वो है प्लेजर एंड पेन। इसको और सही तरीके से जेरेमी बेंथम अपने थ्योरी पे बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे पास दो सॉवरेन मास्टर्स है। नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। तो हम लोग किनके द्वारा चालित होते हैं? वो है पेन एंड प्लेजर, ठीक है। मतलब हमारे सारे काम जो है इसी मकसद से चलता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा प्लेजर हो और सबसे कम पेन हो, ठीक है। अब दूसरे जो यूटिलिटेरियन है उससे जेरेमी बेंथम का कुछ डिफरेंस है। उन्होंने जब ये थ्योरी दिया तो उन्होंने कहा कि पेन और प्लेजर को हम क्वालिटी से नहीं देखेंगे, मतलब जब हम पेन और प्लेजर को हम नापने जाएंगे तो हम उसको क्वालिटी से नहीं देखेंगे, हम उसको देखेंगे क्वांटिटी से, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन में मैंने देखा है कि आते हैं कि बेंथम के हिसाब से प्लेजर और पेन का नापक क्या है? वो है क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी नहीं है। अब बात यह है कि क्वांटिटी जब मैंने कहा तो आप प्लेजर को नापेंगे कैसे? मतलब वो कितना प्लेजर आपको दे रहा है वो आपको समझ में कैसे आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आप एक शॉपिंग मॉल में गए ड्रेस खरीदने के लिए, तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस, वहाँ पे बहुत सारे शॉप है, और उस शॉप में आपको जो ड्रेस चाहिए वैसे उसके बहुत सारे वैरायटी है। तो आप कौन सा ड्रेस जाके खरीदेंगे? तो जिससे आपको सबसे ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, सबसे कम पेन मिलेगा। या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें, मानिए आप 12th पास कर लिए हैं, आपके पास कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो ऐसा कौन सा आप कैरियर और सब्जेक्ट चुनेंगे जिससे आपको सबसे कम पेन होगा और सबसे ज़्यादा प्लेजर या हैप्पीनेस होगा? मानिए आप साइंस पढ़ेंगे या आर्ट्स पढ़ेंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे या मेडिकल में जाएंगे, किस में जाएंगे, ठीक है। तो बेंथम के हिसाब से हम उसको क्वांटिफाई कर सकते। उन्होंने एक थ्योरी दिया था जिसको कहते हैं फिलोसॉफिक कैलकुलस, जो हेडोनिस्टिक कैलकुलस से थोड़ा अलग है। तो फिलोसॉफिक कैलकुलस में हम देखते हैं कि वो प्लेजर को क्वांटिफाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि 7 उपाय है जिससे हम प्लेजर को क्वांटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये 7 उपाय से हम डिसाइड कर सकते हैं
कि कौन से प्लेजर को हम चुनेंगे और कौन से प्लेजर को हम नहीं चुनेंगे। तो क्या क्या है वो उपाय। तो पहला जो उपाय है वो है प्लेजर का इंटेंसिटी देखना, मतलब वो फीलिंग या प्लेजर कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आप कोई एक मूवी देखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप घूमने जाना चाहते हैं, तो आप कहाँ पे घूमने जाएंगे या कहाँ पे मूवी देखेंगे? आप घर पे बैठ के देखेंगे या आप बाहर जाएंगे, और बाहर तो कितना दूर जाएंगे? तो वो इससे मैटर करता है कि आपका कौन सा फीलिंग स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर लगता है कि सबसे ज़्यादा आपको प्लेजर मिल रहा है कोई बड़े जगह पे जाके बड़े स्क्रीन में उस मूवी को देखने के लिए, और सबसे कम पेन भी आपको उसी से मिल रहा है, तो फिर आप उसी को चुनेंगे। लेकिन अगर मानिए बहुत बारिश हो रहा है और आप जा नहीं सकते बाहर, तो फिर आपको पेन ज़्यादा होगा जाने में, देन आप चुनेंगे कि घर पे आप वो मूवी देख लेंगे या आप घर पे ही रह जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे, राइट। तो इसलिए इंटेंसिटी जो है वो हमारा प्लेजर को नाप सकता है। दूसरा है ड्यूरेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आप कोई एक सामान खरीदने जाए जिसका जो टाइमिंग है वो बहुत कम है, उसका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आप अगर कोई 10 मिनट का कुछ चीज़ देख रहे हैं और उसमें अगर आपको देना पड़ रहा है बहुत पैसा, तो क्या होगा कि अगर आप मिडिल क्लास है तो आपका पेन ज़्यादा होगा उसको देने के लिए, और आपका प्लेजर सिर्फ 10 मिनट का ही उसका स्थायित्व है। तो आप क्या सोचेंगे कि उस टाइम पे मतलब उसी पैसे में अगर हम ज़्यादा प्लेजर पा सकते हैं तो हम वही करेंगे। सो दैट इज़ द ड्यूरेशन। ओके, फिर है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या है? जैसे मानिए हमने सोचा कि हम मेडिकल पढ़ेंगे, ठीक है, 12 पास करने के बाद हम मेडिकल का तैयारी शुरू की, लेकिन एंट्रेंस बहुत टफ है, और पता चले कि हम 4 साल 5 साल मेडिकल पढ़ते ही रहे, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पाए। और उस 5 साल में क्या हुआ, मेरे जो सारे दोस्त थे वो कहीं और अच्छे कोर्स करके जॉब पे चले गए या बहुत अच्छे डिग्रियां हासिल कर लिया, और मैं तैयारी ही करती रह गई। तो फिर सर्टेनिटी कहाँ है? सर्टेनिटी नहीं है, राइट। तो इसीलिए उस हैप्पीनेस को हम फिर पाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर है प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, मतलब वो हमारे कितने करीब है और कितने जल्दी हम उसको पा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कुछ ऐसे कोर्सेज होता है 12 पास करने के बाद अगर आप वो कोर्स कर लेते हैं तो आपको 2-3 साल के अंदर ही अच्छा खासा जॉब मिल सकता है। लेकिन कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसको करने में बहुत सारे समय लग जाता है, और 7 साल 8 साल के बाद भी आपका कोई जॉब का श्योरिटी नहीं रहता है। तो फिर उस कोर्स को करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आपका प्रॉक्सिमिटी नहीं है, वो आपके करीब नहीं है। हाउ अर्ली यू कैन हैव इट, यू कैन से यू कांट हैव इट वेरी अर्ली, राइट। फिर फिकंडिटी, मतलब वो क्या अलग कोई टाइप का प्लेजर भी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आपने एक कोई भी फल खाया, ठीक है, उस फल का जो बीज है वो खा के आपने फेंक दिया, और फिर उस बीज से एक नया पेड़ आया, तो दैट मीन्स कि आपका जो वो फल खाने के लिए जो आपने मेहनत किया उस प्लेजर को पाने के लिए, वो आपका दूसरा एक प्लेजर भी दे रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स उसमें आपका पैसा लगाना या समय लगाना जायज़ है। उसके बाद है 6th है प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि मेरा जो मकसद है वो है कि हमको प्लेजर ज़्यादा लेना है और पेन कम करना है। तो ऐसा तो नहीं कि आप कोई प्लेजर के लिए ऐसे जा रहे हो जिसमें पेन भी मिक्स्ड है, तो फिर वो प्लेजर के पीछे भागना नहीं चाहिए। जैसे मानिए आपने सोचा कि आप एवरेस्ट चढ़ेंगे, तो आपने बहुत 25-26 दिन आपने मेहनत किया और पता चले एवरेस्ट के ऊपर जाके आप
बहुत कम समय रह के चले आए, तो उसमें इतना ज़्यादा पेन है, तो इसी के लिए वो प्लेजर लेना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वो बेंथम कहते हैं कि वो उसका क्वांटिटी कम ही है। ये जो 6 टाइप ऑफ प्लेजर है, ये 6 टाइप इंडिविजुअल के लिए है। मतलब एक आदमी जब प्लेजर के बारे में सोचेगा और पेन कम करने के बारे में सोचेगा, तो वो ये 6 चीज़ें देखेगा। लेकिन 7वां जो है एक्सटेंट, ये वाला जो प्लेजर है, ये स्टेट के लिए है, ठीक है। या फिर पब्लिक पॉलिसी बनाते वक्त एक गवर्नमेंट को एक्सटेंट के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ये कितने दूर तक लोगों को पहुंचा रहा, मतलब इसका पहुंच कितना है। दैट मीन्स मानिए आपने एक छोटा सा पेड़ लगाया ज़मीन में, गार्डन में, ठीक है। तो क्या होगा, उस पेड़ से जो भी लोग वहाँ पे हैं उनको भी बहुत सारे आराम मिलेगा, राइट। वो उसके छाया में बैठ सकता है, उससे फल खा सकता है, उसके पत्ता, उसका बाकी सारे जो पोर्शन है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स एक पेड़ जो आपने गार्डन पे लगाया, उसका एक्सटेंट बहुत दूर तक जाएगा। तो जब सरकार भी कोई पब्लिक पॉलिसी लेने का सोचता है, जैसे मानिए हम लोग टैक्स देते हैं, तो सरकार के पास पैसा है, ठीक है। अब सरकार उस पैसे को कैसे लगाएगा, तो सरकार को सोचना चाहिए कि एक्सटेंट के बारे में, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब उस प्लेजर सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस दे सबसे ज़्यादा लोगों को, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जब हम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर थ्योरी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं एक शब्द, वो है नंबर, राइट। अब नंबर का मतलब क्या है, 1 यूनिट, ठीक है। तो बेंथम ने हर एक इंडिविजुअल को एक नंबर की तरह ट्रीट किया। मतलब एक आदमी मतलब 1 यूनिट, 1 नंबर। 2 आदमी मतलब 2 नंबर, ठीक है। उन्होंने कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में नहीं सोचा। मतलब हर एक कम्युनिटी में, मानिए माइनॉरिटी कम्युनिटी भी हो सकता है, कोई स्पेशल कम्युनिटी भी हो सकता है, उनके बारे में उन्होंने अलग से नहीं सोचा। उन्होंने सोचा जब राष्ट्र कोई भी काम करना चाहेगा, तो वो सारे जो इंडिविजुअल है उनको एक यूनिट की तरह काम कर सोचेगा और उनको एक अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करेगा और उसी हिसाब से काम करेगा। इसीलिए क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म के साथ साथ बेंथम को इंडिविजुअलिज्म का भी एक बहुत ही अच्छा थिंकर बोला जाता है। मतलब इंडिविजुअलिज्म का भी प्रमोशन उन्होंने किया, क्योंकि वो इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म में क्या कहा जा रहा है, इंडिविजुअलिज्म में ये कहा जा रहा है कि हर एक जो इंडिविजुअल है वो अपना इंटरेस्ट खुद देख सकता है और वो क्या सही क्या गलत, मतलब मॉरल जजमेंट भी खुद कर सकता है। सरकार को ज़रूरत नहीं है कि उनके इंटरेस्ट डिसाइड कर देना या फिर उनके लिए क्या सही या क्या गलत उसको आइडेंटिफाई कर देना, ठीक है। तो वो एक इंडिविजुअल खुद डिसाइड करेगा। और कम्युनिटी का इंटरेस्ट क्या है, कम्युनिटी इंटरेस्ट मतलब जो ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है वो, जैसे मैंने कहा कि कुछ स्पेशल कम्युनिटी भी होता है, कुछ कम्युनिटी कुछ इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी एक स्टेट ले लीजिए या कोई भी एक सोसाइटी ले लीजिए, तो उनके जो ज़्यादा लोगों का जो इंटरेस्ट होगा दैट इज़ कम्युनिटी इंटरेस्ट, ठीक है। मानिए फॉर एग्जांपल अगर कोई एक जगह है, जैसे आप बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउनशिप देखेंगे कि वहाँ पे पहले गांव होता था, क्योंकि वहाँ पे पहले एग्रीकल्चरल लैंड होते थे, राइट।
उस जगह को क्या किया गया कि बहुत सारे प्रोमोटर्स ने वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए और वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहना शुरू कर दिए और वहाँ पे एक इंडस्ट्री भी बन गया। तो फिर पहले जो वहाँ पे इंटरेस्ट देखा जाता था वो किसका इंटरेस्ट देखा जाता था? वहाँ पे एग्रीकल्चरल कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखा जाता था, राइट। लेकिन जब वो किसी और ने खरीद लिया जो इंडस्ट्री चलाता है और इंडस्ट्री में काम करता है, तो फिर किसके स्वार्थ देखा जाना शुरू किया? वो है जो इंडस्ट्रियल पीपल है, वो मतलब शहर के जो लोग हैं उनके बारे में। तो फिर ये नहीं सरकार सोचेगा कि वहाँ पे कौन क्या चाह रहा है, क्या सही क्या गलत। वो सोचेगा कि सबसे ज़्यादा लोग जो चाह रहे हैं वही काम करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए मैं राजस्थान का एक इंडस्ट्रियल टाउन की बात कर सकता हूँ, भिवाड़ी। वहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड थे, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल टाउन बन चुका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर क्रिएट हुआ है। लेकिन जो राजस्थानी लोगों का ज़रूरत है और जो ये नए लोग आए हैं उनका ज़रूरत है पूरा अलग है, जो इंटरेस्ट है वो अलग है। तो जो राजस्थान के जो लोग हैं उनको क्या चाहिए? उनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए पानी, ठीक है। और जो ये नए लोग आए ये सब के पास गाड़ी है अपना लगभग, तो इनको क्या चाहिए? रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए। तो फिर किसके बारे में देखा जाएगा, किसके बारे में सोचा जाएगा? जब सरकार पॉलिसी बनाएंगे किसके इंटरेस्ट को देखा जाएगा? तो बेंथम प्रपोज करता है कि जो जो ज़्यादा वहाँ पे लोग हैं उसी के बारे में सोचो। वो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी का प्रमोशन करते थे, मतलब वो हमेशा बोलते थे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, जो मेजॉरिटी का इंटरेस्ट है उसी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो ऐसे करके एक मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी उनके थ्योरी में आ रहा है। लेकिन इतना जो मैंने कहा, यहाँ पे मैंने बार बार इंडिविजुअलिज्म कह रही हूँ, राइट। मतलब एक आदमी का क्या डिज़ायर है या किस में उनको प्लेजर मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रहा है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, मतलब हम सेल्फ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। लेकिन यहीं पे हेडोनिज्म या बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म ईगोइज्म में डिफरेंस आ जा रहा है। ईगोइज्म का मतलब क्या है? ईगोइज्म का मतलब है जहाँ पे लोग ग्रीडी होते हैं और सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म भी कहते हैं इसको, मतलब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जो बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म है वो ईगोइज्म को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि हेडोनिज्म को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब हम बार बार इंडिविजुअल इंटरेस्ट की कह रहे हैं बात, तो फिर ईगोइज्म क्यों ये नहीं है? वो इसलिए ईगोइज्म नहीं है, उसके लिए हम दो कारण बता सकते हैं, ठीक है। एक है उसमें प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है, इसमें बेंथम ने एक एग्जाम्पल दिया था। जैसे मानिए आप ब्रेड का एक स्लाइस खा रहे हैं जब आपको बहुत भूख लगा है, तो जब आप एक स्लाइस खा लेंगे तो आपका भूख काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मानिए आप दूसरा, तीसरा, चौथा स्लाइस जब आप खा रहे हैं तो उतना प्लेजर आपको नहीं मिलेगा जो फर्स्ट स्लाइस खाने में था। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से बताएं कि मानिए आपने कभी समुंदर नहीं देखा और आपको बहुत चाहत है आप समुंदर देखेंगे, तो आप जब पहली बार जाके समुंदर के सामने खड़ा होंगे और समुंदर को देखेंगे, तो जो पहला जो आपका एक्सपीरियंस है, पहला जो आपका हैप्पीनेस है या प्लेजर है, वो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद अगर आप समुंदर के सामने रह गए और बार बार देखने लगे, बार बार जाने लगे, तो उतना आनंद आपको उतना नहीं मिलेगा जितना पहली बार में मिला था, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो उसका यूटिलिटी सबसे पहले सबसे ज़्यादा रहता है। धीरे 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 उसका यूटिलिटी डिमिनिश होने लगता है, मतलब कम होने लगता है, ठीक है। इसीलिए बेंथम ने ये कहा था कि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाएंगे तो उनको
रीच जो बहुत कम लोग हैं उनके जगह जो बड़े एक पॉपुलेशन है जिनके पास पैसा बहुत कम है उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर द मेजोरिटी। तो ग्रेटेस्ट नंबर को अगर हैप्पीनेस देना है तो हमें उनके लिए ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा जो संख्या का रीच है उनके बारे में सोचने लगे तो फिर जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल हैं उनको हम हैप्पीनेस नहीं दे सकते। ठीक है। और दूसरा जो उनका थ्योरी है वो है द एग्रीगेट यूटिलिटी ऑफ होल सोसाइटी वुड बी ग्रेटेस्ट इफ एवरीवन हैड इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या है कि मानिए जो समाज के सारे लोग हैं, ठीक है, अगर सबको इक्वल अमाउंटिटी ऑफ वेल्थ मिल जाए, सबको अगर समान वेल्थ मिल जाए तो फिर सोसाइटी का जो यूटिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए इंग्लैंड में उस समय लैंड का क्या सिचुएशन था। उस समय एक एक आदमी के पास बहुत एकड़ ज़मीन थे, ठीक है, और वहाँ पे खेती करना बहुत ही मुश्किल है इंग्लैंड में, क्योंकि एक तो पूरा समय ठंडा रहता है, बर्फ़ रहता है, ज़मीन भी उतना फर्टाइल नहीं है, और उतने बड़े लैंड को एक आदमी कभी भी खेती नहीं कर सकता। ठीक है। तो मानिए एक आदमी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो उस ज़मीन का यूटिलिटी उतना अच्छे से नहीं यूटिलाइज कर पाएगा। लेकिन अगर मानिए हम उस ज़मीन को 20 गरीब लोगों में बांट दिए तो फिर वो 20 लोग थोड़ा थोड़ा ज़मीन लेके उसको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी क्रिएट कर लेगा, क्योंकि वो कोई भी ज़मीन का पोर्शन ऐसे रख नहीं देगा, उसको उसमें भी खेती करेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो वेल्थ है वो गरीब लोगों को बांट देना चाहिए, या इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ जो है सबको देना चाहिए, ताकि पूरे समाज का जो यूटिलिटी है वेल्थ का वो बढ़ जाए। ठीक है। दिस इज़ द थ्योरी ऑफ बेंथम, जिससे वो इगोइज्म को खंडाते हैं, नकारते हैं। ठीक है। फिर और एक थ्योरी उनका है जो बहुत ही फेमस है, वो है सिनिस्टर इंटरेस्ट वाला थ्योरी। मतलब मानिए हम बोल रहे हैं कि एक आदमी जो है वो डिसाइड कर सकता है कि उसके इंटरेस्ट क्या है और वो क्या सही क्या गलत वो भी डिसाइड कर सकता है। तो अगर ऐसा है तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम पावरफुल के हाथ में बहुत सारे पावर दे दिए तो वो ऐसा भी कर सकता है कि कुछ काम ऐसा कर जाए जिससे एक जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए हमने कोई ऐसे लड़के के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया जो दारू पीना चाहता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो दारू पिएगा, फिर वो किसी और को प्रॉब्लम में डालेगा या खुद ही ड्राइव करने के लिए बाहर निकल जाएगा और फिर किसी को मार डालेगा। ऐसा बहुत कुछ कर सकता है। तो इसीलिए ड्रिंक एंड ड्राइव लोगों को रोकना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए, ताकि वो किसी और को नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कोई काम जो वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट को ख़त्म करता है उसको बेंथम ने सिनिस्टर इंटरेस्ट कहा है, और बोला है कि वैसे तो इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट खुद डिसाइड कर सकता है, लेकिन सिनिस्टर इंटरेस्ट हमको ख़त्म करना है। ठीक है। जैसे मानिए कोई एक लड़का 12th पास किया तो उसके मम्मी पापा ने उसे पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो, तो उसने बोला कि हमको तो चोरी करना है क्योंकि चोरी करके बहुत पैसा कमाएगा। तो उसके मम्मी पापा अगर बोले कि हाँ बेटा ठीक है तुम जाओ जाके चोरी ही करो, वो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, तो वो हो जाएगा सिनिस्टर इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि उसका जो काम है वो पूरे समाज के लिए खतरनाक बन सकता है। तो इसीलिए
उस समय उसके पापा माम हो या गवर्नमेंट हो, उसे रोकना चाहिए। तो सिनिस्टर इंटरेस्ट कभी भी लोगों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं गवर्नमेंट की तरफ, मतलब अकॉर्डिंग टू बेंथम विच शुड बी द एम और एंड ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो बेंथम ये कह रहे हैं सब्सिस्टेंस, abundance, security and equality, each maximized in so far as it is compatible with the maximization of the rest। मतलब सारे जो वेल्थ है या सिक्योरिटी है उसको ऐसे करके बढ़ाओ जिससे कि बाकियों का भी वेल्थ वगैरह बढ़े, ठीक है। जैसे मानिए आपने सोचा कि आप सरकार के पैसा जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो यूटिलिटेरियनिज्म या बेंथम क्या कह रहा है? बेंथम कह रहा है कि आप ऐसे इस्तेमाल करिए ताकि वो जो पैसा आप लगा रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों का सुविधा करे या यूटिलिटी करे, ठीक है। तो जैसे उस पैसों से आप एक छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका बहुत कम लोगों का उसमें स्वार्थ फुलफिल हो रहा है, या फिर आप उसमें बहुत बड़ा एक कोई काम कर सकते हैं जिससे कंटिन्यूअसली लोगों को कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट होता रहे, उसका यूटिलिटी बढ़ता रहे, ठीक है। तो जिसका मल्टीफेसेटेड एक यूटिलिटी है वो काम करे। तो दैट इज़ द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू बेंथम। तो फिर एक लेजिस्लेशन जब होगा तो उसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर इसको हम सरल तरीके से देखें अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म, तो उसमें पहला है कि रिमूव ऑल इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्री एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि लोग अपना स्वार्थ खुद देख सकता है, अपना अच्छा बुरा भलाई खुद सोच सकता है, तो इसीलिए उसके ऊपर जितने इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दो। जैसे मानिए कुछ अगर आप हॉस्टल में रहना शुरू करें तो आपको ये कहा जाएगा कि आप 12 बजे आ जाओ। क्यों? क्योंकि 12 बजे के बाद अगर आओगे तो फिर तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है या तुम्हारा कुछ भी तुमको प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो तुम 12 बजे तक आ जाओ। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेंथम के ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपना भला सोचेगा। उसको अगर लगेगा कि 12 बजे तक आ जाना चाहिए, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंसेंगे, तो वो खुद ही नहीं 12 बजे के बाद आएगा, राइट। तो इसलिए सरकार को बहुत मिनिमल रेस्ट्रिक्शन रखना है। उसके बाद इनफैक्ट नहीं, मिनिमल नहीं, उन्होंने बोला कि टोटली रिमूव ही कर दो, सब तरह का रेस्ट्रिक्शन जो है वो रिमूव कर दो। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाएगा तो उसको एक ऐसा कैलकुलेशन करना है जिससे कि उसको एक्चुअली प्लेजर का सम टोटल करना है। जैसे मैंने कहा था ना कि वो क्वांटिफाई करता है, तो एक्सटेंड देखेगा वो प्लेजर का और उसका सम टोटल करेगा, और वो सम टोटल ऑफ द पेन्स भी करेगा, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या देखेगा कि ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जिसका प्लेजर का अमाउंट सबसे ज़्यादा है और पेन का अमाउंट सबसे कम है, और उसी में वो पैसा लगाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द मूव ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू बेंथम। और उसका मेन एम क्या रहेगा? वो रहेगा ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। क्योंकि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पेन सबसे कम हो रहा है और प्लेजर सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगा सबसे ज़्यादा लोगों को, ठीक है। और
ऐसे लोगों को रोकेगा जो लोगों के हैप्पीनेस को रोक रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आप कहीं पे जा रहे हैं और आपने बहुत तेज़ गाना बजा के रखा है, तो ऑब्वियसली जो आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनके जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस ऑफ पीस, तो वो तो ख़त्म हो जा रहा है ना। तो इसीलिए उनके हिसाब से फिर सरकार को रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए कि आवाज़ इतना तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे बहुत सारे जगह पे 65 डेसिबल है, डेसिबल उसके ज़्यादा आप आवाज़ नहीं कर सकते, या तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए आप उतना ही काम करेंगे जितना के आपको खुद का उसमें इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है। लेकिन उसमें अगर आपका जनरल हैप्पीनेस ख़त्म हो रहा है सबका, तो फिर वो काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई मानिए ऐसा काम कर रहा है जिससे सिनिस्टर इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कोई वो इंटरेस्ट फुलफिल कर रहा है जिससे उसका खुद का इंटरेस्ट तो सही हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, लेकिन बाकियों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर क्या होगा। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकर जो है, जो ड्रग सेल करता है, तो उनको तो पैसा मिलता है, और बहुत सारे समय पे आप देखेंगे जो ड्रग सेल करता है वो खुद नहीं ड्रग लेता है, लेकिन वो जिनको ड्रग दे रहा है उनको तो बहुत खतरनाक बीमारियां हो रहा है। तो इसीलिए सरकार को ऐसे लोगों को जो ड्रग बेचता है उसको बंद करना चाहिए, और जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो अगर मानिए ऐसा काम लोगों ने नहीं किया, तो फिर ऑफेंडर को पनिश किया कैसे जाएगा। तो उसके बारे में भी वो बोले हैं कि जो पनिशमेंट होगा उसका ऑब्जेक्टिव होगा डेटरेंस, मतलब ऐसा पनिशमेंट करना ताकि वो कभी आगे जाके ये काम करने का सोचे ही मत। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कल ही शायद एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि एक लॉ आने वाला है जिससे अगर परीक्षा में कोई कॉपी कर रहा है तो उसको 1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। ठीक है, अगर मानिए कोई सुनेगा कि ऐसा है, तो ऑब्वियसली वो 10 बार सोचेगा कॉपी करने के पहले, क्योंकि 1 करोड़ रुपया मतलब बहुत ज़्यादा पैसा, और अगर वो नहीं दे पाए तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा। तो जो भी एग्ज़ाम में वो कॉपी कर रहा था उस एग्ज़ाम में फिर बैठने के लिए वो एलिजिबल ही नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए ऐसे जो कानून है, ऐसे जो पनिशमेंट है, वो एक प्रतिबंधकता क्रिएट करता है, ताकि आप वो आपको डेटर करता है, आपको रोकता है ताकि आप वो सेम काम दोबारा मत करो। डिसेबलमेंट मतलब मानिए आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जिससे समाज को प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आपको उस काम के लिए डिसेबल कर देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए आपने कोई गाड़ी चला रहे हैं रिकलेसली और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो आपका वो गाड़ी जो है वो सरकार ले लेता है। ठीक है, ताकि आप डिसेबल हो जाओ ड्राइविंग के लिए। फिर मॉरल रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जैसे मानिए जेल को बोला जाता है करेक्शनल होम। तो जब जेल में किसी को डाला जाता है, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, उनको ऐसे मॉरलिटी सिखाया जाता है, पंक्चुअलिटी सिखाया जाता है, और ओबेंस सिखाया जाता है कि वो आगे जाके जब वो जेल से निकले तो उनके जो रॉन्ग बिहेवियर था उसको वो रिफॉर्म कर सके। और चौथा है कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या है कि मानिए आपने कोई ऐसा काम किया, ऑफेंड किया, जिससे किसी को नुकसान हुआ। जैसे मानिए आपने ड्राइव किया विदाउट लाइसेंस और उस गाड़ी से आपने किसी को मार दिया जिससे कि उसका पैर या हाथ टूट गया, वो डिसेबल्ड हो गया ज़िंदगी भर के लिए, तो उसको कंपेंसेट करना आपका दायित्व है। तो इसलिए पनिशमेंट का 4 मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक है डिटरेंस, दूसरा है डिसेबलमेंट, तीसरा है मॉरल रिफॉर्मेशन एंड चौथा है कंपेंसेशन। ठीक है, अब मानिए आप जब ये सब काम करने जा रहे हैं तो आप
मॉरल रिफॉर्मेशन के लिए एक पर्सन को प्रिजन में कैसे रखेंगे, तो उसके लिए जो बेंथम का थ्योरी है उसको पैनोप्टिकन कहते हैं। अब पैनोप्टिकन थ्योरी जो है वो फूको ने भी दिया था, इसीलिए मैंने मॉडल ऑफ बेंथम अलग से लिख के रखा है। ठीक है, तो बेंथम ने प्रिजन रिफॉर्म के लिए जो थ्योरी दिया था उसको कहते हैं पैनोप्टिकन थ्योरी। अब पैनोप्टिकन का मतलब क्या है? पैन मतलब है ऑल, ठीक है, और ऑप्टिक का मतलब है सीइंग, मतलब सबको आप देख सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ पैनोप्टिकन। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका इमेज। तो पैनोप्टिकन को बेंथम ने परफेक्ट प्रिजन बताया, क्योंकि यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये जो प्रिजन का जो सेल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे एक एक सेल है, तो इस सेल में जो लोग रहेंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक सेंट्रल टावर, ये जो सेंट्रल टावर है देखिए, इसमें जाके सारे सेल खुलेगा, ठीक है। और उस सेंट्रल टावर में कौन है वो नहीं देख पाएगा, लेकिन सेंट्रल टावर से उनको हमेशा देखा जा रहा है, उसको ये समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे लाइट ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स ये जो लाइट है ये किसके पास पड़ेगा इसको किसी को नहीं जा पता है। तो इसलिए सारे लोग जो है वो अपना अपना काम सही से करेंगे और हमेशा डरते रहेंगे कि हम अगर पकड़े गए तो हमें पनिशमेंट मिलेगा। तो इसीलिए वो इसके वजह से, इस गैस के वजह से या इस पैनोप्टिक टावर के वजह से अपना काम एकदम सही से करता रहेगा। और इसका एप्लीकेशन बेंथम ने बहुत सारे जगह पे बताया। ये ऐसे स्ट्रक्चर हम फैक्ट्री में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं, असाइलम जहाँ पे मेंटल पेशेंट रहता है वहाँ पे भी कर सकते हैं, सोसाइटी में भी कर सकते हैं और स्टेट में भी कर सकते हैं। लेकिन फूको ने स्टेट के लिए नेगेटिव कहा था, क्योंकि फिर क्या होता है कि हमारा लिबर्टी, हमारा जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा सर्विलेंस पे रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये टावर से हम सबको देख रहे हैं ना, प्रिजनर को, तो अगर ये प्रिजनर मानिए सिटीज़न है और ये टावर अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कैन सी एवरीवन, ठीक है। लेकिन बेंथम ने पैनोप्टिकल स्ट्रक्चर स्टेट को सपोर्ट किया था, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई फिजिकल वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर मान लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या होता कि हर एक जो लोग हैं उसके सामने हमें गार्ड्स बिठाना पड़ता एक एक करके, और वो सेल के लोग एक दूसरे के साथ बात करके भी बहुत सारे प्लान बना सकते थे। इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि ऐसे तरीके से क्या होगा कि कोई आर्म्स की ज़रूरत नहीं, कोई फिजिकल वायलेंस की ज़रूरत नहीं, कोई मटेरियल कंस्ट्रेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक नज़र, एक सर्विलेंस रहेगा। और उसी से क्या होगा कि सब लोग सोचते रहेंगे कि हमें सरकार देख रहा है, तो इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे दूसरे का हानि हो, दूसरे को नुकसान हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे माइकल फूको ने इसको नकार दिया था, बोला था कि ऐसे सर्विलेंस स्टेट हमें नहीं चाहिए। लेकिन बेंथम ने स्टेट के लिए पैनोप्टिकन मॉडल को सपोर्ट करते हुए भी इकोनॉमी के लिए ऐसे मॉडल को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक मॉडल है, अगर इसमें हम पैनोप्टिकन मॉडल को लाए तो क्या होगा, फिर स्टेट हमेशा देखता रहेगा और हर मार्केट के जो सेलर या बायर है उसको एक एक सेल में बंदी बना देगा। तो इसलिए क्या होगा कि वो अपना जो फ्री मार्केट है वो कर नहीं पाएगा, और फ्री मार्केट अगर ना हो तो फिर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमेशा आपको सोचना पड़े कि हम क्या करें ना करें, कब करें, तो फिर बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेंथम ने ये कहा था कि इकोनॉमी के लिए पैनोप्टिकन मॉडल सही नहीं है, ठीक है।
अब इनके क्रिटिसिज्म पे आते हैं। इन्होंने लिबर्टी की बात कहा, बहुत ज़्यादा इक्वालिटी की भी बात कहा काफ़ी हद तक, क्योंकि उन्होंने हर इंडिविजुअल को एक यूनिट देखे थे और उन्होंने कहा था कि हर एक लोग समान है, कोई लोग ज़्यादा बड़ा या छोटा ऐसा नहीं है। लेकिन जस्टिस की यहाँ पे उनके आइडियाज़ में धारणा कम था, क्योंकि जस्टिस के लिए आपको माइनॉरिटी के लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में सोचते रहेंगे तो आप सबको जस्टिस नहीं दे सकते। क्योंकि मानिए हम रिजर्वेशन पॉलिसी जो करते हैं उसमें हम कुछ लोगों को ज़्यादा प्रिविलेज देते हैं, जैसे रॉल्स थ्योरी है या नॉजिक का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, वो अगर आप देखेंगे, जस्टिस एज फेयरनेस थ्योरी अगर आप देखेंगे तो उसमें फिर ये बताया जाता है कि कोई अगर माइनॉरिटी भी है, मतलब कम संख्यक है कोई कम्युनिटी, स्पेशल जिनको नीड की ज़रूरत है, स्पेशल नीड्स है जिसको, तो उनके लिए हमको काम करना है। तो इसीलिए जस्टिस उनके लिए चाहिए। वहाँ पे हम सिर्फ मेजॉरिटी के बारे में, अगर मेजॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो फिर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कोई एक गांव है उड़ीसा में, मानिए पहाड़ में एक एक ट्राइबल विलेज है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं, 12 लोग का एक फैमिली है, सॉरी 12 फैमिली का एक गांव है या 4 फैमिली का एक गांव है। अब अगर सरकार ने सोचा हम वहाँ पे अगर स्कूल बनाएंगे या हेल्थ सेंटर बनाएंगे या पानी का कोई पॉन्ड या कुछ भी बनाएंगे, सुविधा करेंगे, तो हमारा पैसा खराब होगा। उससे अच्छा है कि यहाँ पे उसी पैसों से अगर हम दूसरे जगह पे स्कूल बना रहे हैं तो फिर हमारा बहुत सारे लोगों के पास वो रीच होगा। लेकिन फिर वो जो कम संख्यक लोग हैं उनके इंटरेस्ट को कौन देखेगा, राइट? उनका जस्टिस कहाँ है? ये प्रश्न लोगों ने पूछा बेंथम के थ्योरी के ऊपर। दूसरा एक क्रिटिसिज्म सीवी मैकफरसन करते हैं, वो दो विषय में वो बोलते हैं। एक है परसिस्टेंट इनइक्वालिटी, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो फ्री मार्केट सोसाइटी की बात बेंथम प्रमोट करते हैं उससे एक हमेशा के लिए इनइक्वालिटी रह जाएगा समाज में और राष्ट्र में। क्यों? क्योंकि मार्केट उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा जिसके पास मटेरियल हो या फिर लेबर या लैंड हो या कैपिटल हो। तो फिर जिनके पास ये तीनों चीज़ें नहीं है, ना तो लेबर है, ना लैंड है, ना कैपिटल है, उनके पास क्या होगा? वो हमेशा समाज के सबसे डाउन ट्रोडन या लोअर स्ट्रेटा में रह जाएंगे। तो ये चीज़ सही नहीं है। और दूसरा एक चीज़ और है कि उन्होंने ये कहा था, आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर एक ही लोगों को हम कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ देते रहेंगे तो उस चीज़ का यूटिलिटी उस लोगों के सामने कम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मानिए जब आप ब्रेड खाते हैं तो जब आप बहुत भूखा है और एक ब्रेड का टुकड़ा आप खा रहे हैं तो फिर आपको उस टुकड़े से जो आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे तीसरे चौथे टुकड़े में उतना आनंद नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ में और इसीलिए बेंथम ने कहा कि इसीलिए वेल्थ को हमें ऐसे करके डिवाइड करना चाहिए जैसे कि सबके पास इक्वल वेल्थ हो, ठीक है। तो इस थ्योरी को लेके एक डिलेमा मैकफरसन बता रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी का क्राइटेरिया क्या है कि अनइक्वल प्रॉपर्टी रहेगा, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट कर पाएगा उसको ज़्यादा वेल्थ मिलेगा और जो कम कैपिटल इकट्ठा कर पाएगा उसको कम वेल्थ मिलेगा, ठीक है। उसके बगैर कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि फिर जो आदमी मानिए ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा रहा था, अगर आप उनसे पैसा छीन के
किसी गरीब लोगों को दे दिए, फिर वो गरीब लोग क्या करेगा? गरीब लोग पता नहीं कि वो सस्टेन कर पाएगा कि नहीं, लेकिन वो जो ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान है वो सोचेगा हम क्यों फिर ज़्यादा मेहनत करें, वो उतना ही प्रोडक्टिविटी करेगा जितना उसको मिलने वाला है रिटर्न में, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मेहनत करेगा। तो इसीलिए वो इंसेंटिव अगर ख़त्म कर दिया जाए एक्स्ट्रा वेल्थ का, और हम इक्वल वेल्थ सबको दे दिए यूटिलिटी के, हाईएस्ट यूटिलिटी के लिए, तो फिर जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मेन एम है कैपिटल एक्मुलेशन, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, जितना भी क्रिटिसिज्म हो, हम ये बोल सकते हैं कि जेरेमी बेंथम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में एक बहुत ही जाना माना नाम है, एवं उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म के थ्रू बहुत सारे नए नए रिफॉर्म्स सजेस्ट किए सरकार को, जिसमें रिफॉर्म ऑफ प्रिजन है, जैसे मैंने पैनोप्टिकन थ्योरी बताया, स्कूल्स है, या फिर पुअर पीपल के लिए जो लॉ है वो है, लॉ कोर्ट्स है, पार्लियामेंट है, और उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को सपोर्ट किया था कि सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, सीक्रेट बैलेट के लिए बोला था, और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को किया था। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस इन्फ्लुएंस ऑफ जेरेमी बेंथम, जिनके लिए हम आज भी बेंथम को बहुत ही याद करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते।